today in this demo video I am going to teach biology. The name of the chapter is cell, the unit of life. Okay, so without any further delay, let's get started. Right? Okay. So first of all, what is cell? Right? We all know that we all have read, we all have seen in our books, NCERT book and different type of book. The statement is there that cell is the basic unit of life. The cell is the building block of the body, right? So basically cell होता क्या है? Cell is the unit of life. Cell को basic unit of life कहते हैं. क्यों कहते हैं? Because every living organisms, चाहे वो unicellular हो या multicellular हो, is composed of cell. उसका पूरा ढांचा, उसकी पूरी बॉडी सेल ने बना रखा है. So that is why we are saying that cell is the basic unit of life. Now it has divided into two statements or two subparts. One is called structural unit of life and other is called functional unit of life. Right? So why cell is called structural unit of life? Why cell is called functional unit of life? In this video we will know. Okay. तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उनकी पूरी की पूरी बॉडी, उनका पूरा ढांचा एक सेल ने बनाया है. एंड सेल को हम बोलते हैं प्रॉपर सेल, कंप्लीट सेल. ठीक है? तो एक सेल को हम प्रॉपर सेल या कंप्लीट सेल कब कहते हैं? जब उसमें जो कुछ कैरेक्टर होते हैं, सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं या फिर सेल के जो कैरेक्टर कह सकते हैं. ठीक है? जैसे कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, उसमें जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें अगर एक सेल में प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम प्रॉपर सेल या कंप्लीट सेल के नाम से जानते हैं या प्रॉपर सेल से हम कहते हैं. राइट? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जब एक कंप्लीट सेल होता है तो वह इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जीता है, आज़ाद तरीके से वो जीता है. सो दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है? ओके. सो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ के लिए यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखा गया है. एनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट सेल डू नॉट इंश्योर अ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस. तो जब भी कोई सेल प्रॉपर नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, देन वह एक कंप्लीट लाइफ को इंश्योर नहीं कर पाएगा. इंडिपेंडेंटली कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं जी पाएगा. ठीक है? तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. It is functional unit of life. Why we are saying that cell is the functional unit of life? Okay. So function, सेल के अंदर एक अकेला सेल, एक सिंगल सेल इनफ है, काफ़ी है, पर्याप्त है अपने सारे फंक्शन, सेलुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. जैसे कि एक्सक्रिएशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया. ही कैन मैनेज ऑल द थिंग्स सेपरेटली in a single cell. So that is why we are saying that it is the functional unit of life. Right? A single cell can perform all the essential functions like reproduction, like excretion, respiration, and so many things. So that is why we are saying that cell is the functional unit of life. So I hope I have explained all the things very easily. That's why we are saying that cell is the functional unit of life and structural unit of life. ठीक है? Now we have an exception. ठीक है? Virus is an exception because वायरस के पास एक कंप्लीट सेल नहीं होता. वायरस don't have a single cell. Sorry, virus don't have a complete cell, don't have a proper cell. ठीक है? एक्चुअली क्या होता है कि वायरस में एक प्रोटीन की कोटिंग होती है. ठीक है? और वायरस जो होता है वो जो है हमारे खुले वातावरण में प्रेजेंट है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है. बिकॉज जब तक वो किसी होस्ट सेल के अंदर एंट्री नहीं करेगा तब तक वो अपने परफॉर्मेंस, यानी तब तक वो जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तब तक वो जीवित नहीं हो पाएगा. ठीक है? सो दैट इज वाई वायरस इज एन एक्सेप्शन. ठीक है? ऑलराइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट. ठीक है? इसके बाद हम देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल. ओके. तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल को किस तरीके से डिस्कवर किया गया. तो सबसे पहले हमारे पास आए रॉबर्ट हुक, उसके बाद एंटोनी वॉन लीeuwenhoek एंड रॉबर्ट ब्राउन. सो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट डिस्कवर्ड और
सेल। तो सबसे पहले एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कॉर्क सेल को एग्जामिन किया था, कॉर्क सेल को देखा था, राइट। तो उन्होंने कॉर्क सेल जो कि डेड सेल होता है उसको देखा था, और उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि उसमें हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली में डेड सेल को देखा था। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ही फर्स्टली ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। फॉर एग्जांपल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटोजोन सेल, बैक्टीरियल सेल, राइट, एंड स्पर्मेटोजोन सेल। तो इस तरीके से इस सेल को, लिविंग सेल्स को उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट हु डिस्कवर न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो उन्होंने जो है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है। उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, राइट। नाउ वी हैव न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होता है, पोर, ठीक है, स्मॉल पोर्स होते हैं। उसमें क्रोमेटीन होता है, क्रोमेटीन के थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सारे जेनेटिक और डीएनए मटेरियल भी कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसमें कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। सो दिस वाज द बेसिक डिटेल रिगार्डिंग न्यूक्लियस, ओके, राइट। Alright, so these things are covered. Now, apart from this, I want to explain cell theory and modern cell theory, right? Okay. So, what is cell theory? So, cell theory को देने वाले सबसे पहले थे Matthias Leiden and Theodor Swan. So, Matthias Leiden was the botanist. So, in 1838, it was Matthias Leiden, right? He was a botanist, और उन्होंने सबसे पहले बताया था सेल थ्योरी के बारे में। एक स्टेटमेंट उन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं, ओनली प्लांट्स, ठीक है, जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। तो इस बात को बताया था किसने? मैथियास लाइडेन ने, ओके। इसके बाद 1839 में it was Theodor Swan. उन्होंने he was zoologist. Okay, Theodor Swan was zoologist. Matthias Leiden was botanist. तो जो Matthias Leiden and Theodor जो Swan थे, उन्होंने बताया, Theodor Swan ने बताया कि जितने भी प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल के बारे में बताया और एनिमल सेल के बारे में बताया। तो प्लांट सेल जो होता है उसके पास एक बेसिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो इस बात को बताया था थियोडोर स्वान ने, ओके। और उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि जितने भी एनिमल सेल होते हैं उनका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। सो फाइनली ही गिव एन स्टेटमेंट दैट ऑल द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर के बताया, थियोडोर स्वान और मैथियस लाइडेन, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के बताया कि all cells, he both formulated a theory, you can say all cells, plant cells and animal cells, especially plant cells and animal cells are composed of cells and product of cell. But इस थ्योरी से ये पता नहीं चल पाया कि ये सेल्स ओरिजिनेट कैसे हुए। तो उसके बाद हमारे पास 1855 में ऐसे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉव, राइट। सो रुडोल्फ विर्चॉव स्टडी, उन्होंने ऑब्जर्व किया इनके थ्योरीज को और उन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जितने भी सेल्स होते हैं वो सब अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, और इस बात को वो लिखते हैं ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इस बात को कहा जाता है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होकर के वो नए सेल बनते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडर्न सेल थ्योरी को दिया गया 1855 रुडोल्फ विर्चॉव के द्वारा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव
अबाउट सेल। ओके, तो प्लांट सेल को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप क्या करेंगे, ओनियन सेल को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ओनियन सेल को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्लांट सेल के बारे में सारी चीज़ें आप इजीली पता कर पाओगे। अगर आप एनिमल सेल को ऑब्जर्व करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ह्यूमन चीक से, तो ह्यूमन की जो चीक का सेल होता है दैट इज कंसिडर्ड type of cell, that is considered a complete cell in which we can observe all the essential information regarding the cell, right? इसके बाद हमारे पास जो सेल होते हैं उसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास। सेल के अंदर मिलने वाले जो पार्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो होता है आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये सब में प्रेजेंट नहीं होता, राइट। इसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक लिविंग लेयर होता है, ये केवल और केवल एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, राइट। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में सारे एसेंशियल रिएक्शंस होते हैं, सेल के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसके बाद फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में हमने बात किया। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर डेंस स्ट्रक्चर होता है, इसमें सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सेल ऑर्गेनल्स, राइट। और बहुत सारे सेल के पार्ट्स जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स में आ जाते हैं, जैसे कि lysosome, Golgi body, and so many other things. So that's all for today, everyone. So I hope I am capable. I have explained all these things completely, right, properly. So that's all for today. Thank you very much.